Hello everyone, I am from Shri Krishna Maths Academy. Today we are going to do questions of NET June 2019 of linear algebra. In this video we will do part B questions. The first question we are doing is question number 21 of booklet code B. The question is, let Px denotes the characteristic polynomial of matrix A, then which of the following matrices, ये हमें चार ऑप्शंस में जो मैट्रिसेस दी हुई हैं, दिस एक्सप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए इनवर्स इज अ कांस्टेंट. अब हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए इनवर्स किस मैट्रिक्स के लिए ये वैल्यू जो है एक कांस्टेंट आती है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि हमारे पास सारी 2x2 की मैट्रिसेस गिवन है. अब हमें पता है कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की फॉर्म किस टाइप से होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. जो 2x2 की मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इस टाइप का होता है. तो अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए इनवर्स. अब जो ए इनवर्स आएगा वो भी अगेन एक 2x2 की मैट्रिक्स ही आएगी. तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स. तो अब हमें ये वैल्यू एक कांस्टेंट की इक्वल आनी है. अब हम यहाँ से देखें तो एक्स कर तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है. तो हमारे पास आ क्या रहा है यहाँ से, माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स. तो अगर हमें इस वैल्यू को अब एक कांस्टेंट की इक्वल लाना है, इट मीन्स हमारे पास जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो. अगर हमें एक्स के कॉफिशिएंट को ज़ीरो रखना है मतलब माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, इसे क्या रखना है हमें, ज़ीरो. दैट इज़ हमें क्या करना है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स. और हमें पता है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स कब होगा, जब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है. ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 1. तो अब हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में से ये चेक करना है कि हमारे पास किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है. तो क्योंकि फिर उसके केस में ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमें क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा. तो हम इनका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं. फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 3 = 12 माइनस 6 आएगा इसका डिटर्मिनेंट. 4 3 = 12 माइनस 6 अगेन 6, 3 3 = 9 माइनस 8 1 और इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -1. तो हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट 1 हमारे पास थर्ड ऑप्शन में आ रहा है. तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3. सो लेट्स do the next question. Next question is question 22. Which of the following matrix is not diagonalizable over R? हमें बताना है इन चारों मैट्रिक्स में से कौन सी मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल नहीं है ओवर R. तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं हम. अब हमें पता है जो फर्स्ट ऑप्शन में जो मैट्रिक्स दी हुई है हमें, इट इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और आइगन वैल्यूज जो होती हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, यानी आइगन वैल्यूज जो लेट इट बी ए, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आई हैं, 2 2 और 3. इट मीन्स जो 2 है आइगन वैल्यू ऑफ 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी है, 2, और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 3 की कितनी है, 1. दैट इज एम. am ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इज 2 एंड am ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 इज 1. अब हमें इस क्वेश्चन में डायगोनाइजेबल के बारे में बात करना है. अब हमें एक रिजल्ट पता है, अगर हमारे पास am इज इक्वल टू gm क्या होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. अगर हमारे पास हर एक आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए am इज इक्वल्स टू gm आ गया तो हम कहते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है इफ एंड ओनली इफ a इज डायगोनाइजेबल होती है. ठीक, तो अब हमें हर एक वैल्यू ऑफ लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग gm चेक करनी है. अब जिसकी am 1 है उस आइगन वैल्यू की हमारे पास gm हमेशा 1 आएगी, यानी कि gm ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 हमेशा 1 आएगी, बिकॉज gm इज़ एटलीस्ट 1. हमारे पास होता है am जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू gm होता है एंड gm इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इस केस में कि gm जो है वो हमारे पास 1 आएगी इफ़ am इज इक्वल्स टू 1. तो बची बात अब हमें किसकी देखनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 2. तो अब इसके लिए हम एक मैट्रिक्स निकाल लेंगे, a - 2i.
ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 0 1 0 3 0 0 0 2, इसमें से माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 0 1 0 1 0 0 0 0। ठीक, हमारे पास a माइनस 2 आई हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई है। अब इसके बाद हमने देखना होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ a माइनस 2 आई, दैट इज हमें क्या देखनी है नलिटी ऑफ a माइनस 2 आई। अब हम यहाँ से देखें कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई थी a माइनस 2 आई, इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास कितना है 2। अब इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है तो इस मैट्रिक्स की नलिटी हमारे पास कितनी हो गई 3 माइनस 2 दैट इज 1। और ये जो नलिटी है माइनस 2 आई दिस इज नथिंग बट GM ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। तो अब हम देख रहे हैं GM जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 1 आ गई है और AM जो है लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी थी 2। तो यहाँ से AM नॉट इक्वल टू GM, तो हम क्या कहेंगे जो हमारी मैट्रिक्स है दैट इज नॉट डायगोनाइजेबल। सो ऑप्शन पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से सीधा चेक करके हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक नॉट डायगोनाइजेबल है। बाकी सिमिलर वे में आप बाकी मैट्रिसेस भी चेक कर सकते हो सेम प्रोसीजर से कि वो डायगोनाइजेबल होंगी या नहीं होंगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमें एक 5x5 की मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है। अब इसका रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं, रिड्यूस इट इनटू रो एक्लन फॉर्म। अब रो एक्लन फॉर्म में यूज़ करने के लिए आप इसमें रो ऑपरेशंस लगाएंगे। अब मैं इसमें रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, R5 में लगा रही हूँ मैं R5 माइनस R4 और R4 में लगा रही हूँ R4 माइनस R3। ऐसे ही R3 में ऑपरेशन लग रहा है R3 माइनस R2 और R2 में लग रहा है R2 माइनस R1, क्योंकि हमें यहाँ से इजीली देखे पता लग रहा है कि वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 दे रही हैं हमें यहाँ से। तो अगर हम ये ऑपरेशंस इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या निकल के आती है। फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, सबसे पहले फिफ्थ रो लिख लेते हैं। फिफ्थ रो क्या आएगी हमारे पास 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1। हमने इन्हें को माइनस करा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल गया। अब यहाँ से हमने देखा कि इन ऑपरेशंस को लगाने के बाद ये एक ही स्टेप में हमारे पास मैट्रिक्स किस में चेंज हो गई है, रो एक्लन फॉर्म में। तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 5। अब आप इसमें ऑपरेशन तो कोई भी अप्लाई कर सकते थे रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, बट एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, इसको हर एक स्टूडेंट इजीली कर पाएगा, बट मैटर ये करता है कि आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहे हैं या 15 सेकंड में कर रहे हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। तो यहाँ से हमारे पास एक ही बार ऑपरेशन ये सारे अप्लाई करके ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई है, जिसका रैंक हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 5। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, let V denote the vector space of real valued continuous functions on 0, 1. Let W be the subspace of V spanned by sin x, cos x, tan x. Then the dimension of W over R is 1, 2, 3 और infinite. तो हमें एक V दिया हुआ है वेक्टर स्पेस, रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शंस आ रहे हैं इसमें सारे 0, 1 पे डिफाइन है ये, और W जो एक सबस्पेस है वो स्पैन हो रहा है इस सेट से। ठीक है, हमने क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ W मीन्स हमने क्या बताना है कि W के बेसिस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें W स्पैन दे रखा है सेट से, तो अगर हम ये दिखा दें कि अगर ये वाला सेट Li है, ठीक, अगर ये सेट Li हुआ तो ये सेट जो है वो इसकी क्या बनाएगा, बेसिस फॉर्म करेगा W के बेसिस। तो हम इजीली बता सकते हैं फिर उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो यानी कि हमें चेक क्या करना है कि ये जो सेट है हमारे पास दिस इज Li और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब हम इसे Li दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे। C1 sin x प्लस C2 cos x प्लस C3 tan x इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास C1, C2, C3 की वैल्यूज 0 आ रही हैं या नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में अब हमें ये भी पता है हमारा जो x है वो 0, 1 से बिलोंग करता है।
अब हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी है C1, C2, C3। तो हम x की 3 वैल्यूज़ लेके यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, पर वो x की वैल्यू इस इंटरवल से लाई करनी चाहिए। जैसे मैंने x को 0 ले लिया तो यहाँ से सीधा आ गया C2 = 0। आप x को π/6 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin π/6 पे वैल्यू 1/2 प्लस C3 × 1/√3 = 0। यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, √3C1 + 2C3 = 0। ऐसे ही x को एक और वैल्यू दे सकते हो, π/3 दे दी जैसे मैंने, तो क्या बना, C1 × √3/2 प्लस C3 × √3 = 0। यानी कि क्या इक्वेशन बन गई, C1 + 2C3 = 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन से इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास C1 भी 0 आ रहा है, C3 भी 0 आ रहा है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि C2 भी 0 था हमारा, C1 0 आ गया, C3 0 आ गया। इट मीन्स जो हमारे पास ये सेट था sin x, cos x, tan x, ये सेट कैसा हो गया, Li, और प्लस ये W को स्पैन भी करता है। तो यानी कि ये सेट ने क्या किया, बेसिस फॉर्म कर दी W की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट, डायमेंशन ऑफ W, तो कितने एलिमेंट्स हैं ये 3, तो डायमेंशन ऑफ W हमारे पास कितनी आ गई, 3। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 25. Let V be the vector space of polynomials in the variable t of degree at most 2/r and inner product on V is defined by, inner product define है f g की, इंटीग्रेशन में है 0 से 1 f t g t dt for f, g belongs to V. Let W is equals to span of 1 - t² and 1 + t² and W perpendicular be the orthogonal complement of W in V. Which of the following is satisfied by H belongs to W orthogonal. अब हमें बताना है कि W orthogonal का कोई एक एलिमेंट है H, वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कि H इवन फंक्शन है, H ऑड फंक्शन है, H = 0 के पास कोई रियल सॉल्यूशन है, H 0 पे 0 दे रहा है या नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए W orthogonal है क्या। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब हम W orthogonal लिखते हैं सबसे पहले। W orthogonal क्या होता है हमारे पास, W orthogonal में हम V के वो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं जिनकी इनर प्रोडक्ट W के हर एक एलिमेंट के साथ 0 आए। दैट इज, जैसे मैं लिखना चाहूँ ऐसे लिखेंगे, H belongs to V, इनर प्रोडक्ट ऑफ H of G = 0 फॉर ऑल G belongs to W। अब हमें पता है W में हमारे पास, W जो है वो स्पैन ऑफ 1 - t, यानी W में हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स हैं 1 - t² एंड 1 + t²। और H जो है वो हम V से ले रहे हैं, और V जो है वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल्स का ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। तो हम यहाँ पे H को लेट कर सकते हैं, लेट H T, हम क्या ले लिया यहाँ पे, A0 + A1t + A2t², V से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो अब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि H T की इनर प्रोडक्ट, पहले वाला एलिमेंट क्या है 1 - t², इसके साथ भी 0 है, और H T 1 + t² के साथ भी क्या है 0। तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस क्या बनेंगी हमारे पास, इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इजी कैलकुलेशंस हैं। जस्ट इनर प्रोडक्ट जैसे डिफाइन है हमारे पास 0 से 1 f × g टाइप, तो हमने यहाँ पे अपना h रखा और यहाँ पे 1 - t²। तो इसको इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करके हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है A0, A1 और A2 में। ऐसे ही हमने सेकंड के लिए 1 + t² के लिए अप्लाई किया, h रखा यहाँ पे, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स अप्लाई की, अगेन एक इक्वेशन आ गई है। अब हम इन्हें दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, तो A1 की वैल्यू आ गई A2 के टर्म्स में। सिमिलरली हम किसी भी इक्वेशन से A0 की वैल्यू निकाल सकते हैं A2 की टर्म्स में, यानी हमारे पास A0 और A1 जो है वो A2 की टर्म्स में आ गए हैं हमारे पास। तो अब यहाँ से हमारे पास HT क्या बना, HT क्या आता है हमारे पास, A0 + A1t + A2t²। अब A0 की वैल्यू हमने निकाल ली है, A0 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3A2/15 प्लस A1 की वैल्यू क्या आई थी -16A2/15 प्लस A2t²। कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, A2/15 क्या आ गया हमारे पास 3 - 16t + 15t²। अब ये जो HT था, जो हमें HT जिसके बारे में बताना है, HT की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है हमारे पास,
सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास h इज़ एन इवन फंक्शन। अब क्या h हमारे पास इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन मीन्स h ऑफ माइनस टी और h ऑफ टी इक्वल आने चाहिए। तो अगर मैं h ऑफ माइनस टी फाइंड करूँ यहाँ से तो क्या बन रहा है 3 + 16t + 15t स्क्वायर। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं आ रहे। ऐसे अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूँ तो भी इक्वल नहीं आएंगे। तो h हमारे पास ना ही इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं h ऑफ 0 पे 0 दे रहा है, ईजी है चेक करना ये। अब हम h ऑफ 0 पे देखें तो हमारे पास a2 अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो h ऑफ 0 हमारे पास 0 कभी नहीं बनेगा। तो h ऑफ 0 जो है वो नॉट इक्वल टू 0, h ऑफ 0 0 के इक्वल नहीं है हर बार, यानी a2 0 हुआ तभी हो सकता है, बाकी हर केस में फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a2 हमारे पास h ऑफ 0 0 नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, एच टी इज इक्वल्स टू 0 हैज़ अ रियल सॉल्यूशन। ये आप इजीली चेक कर सकते हो कि एच टी जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है 3 - 16t + 15t स्क्वायर। अब रियल सॉल्यूशन के लिए हमें पता होता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं इजीली, b² - 4ac 16² - 4 × 3 × 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया 256 - 180 और 76 वो क्या होता है ग्रेटर देन 0। मतलब एच टी इज इक्वल्स टू 0 के पास हमेशा हमारे पास कैसा आएगा रियल सोल्यूशन आ रहा है। तो इसे आप चेक भी कर सकते थे। तो हमारा वैसे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए थे, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द वेक्टर स्पेस Pn of real polynomials in x of degree less than or equal to n. Define t p2 of p3 by t f x is equals to 0 to x f t dt plus f dash x. Then the matrix representation of t with respect to the bases 1x x square and 1x x square x cube is। अब हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बतानी है t की किस टाइप से आएगी। अब हमें पता है यहाँ पे t p2 से p3 डिफाइन है, इसकी डायमेंशन होती है 3, इसकी डायमेंशन होती है 4। तो जो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमेशा 4x3 की होगी। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो आप पहले ही कैंसिल कर सकते हो। तो 2 और 4 देखना है तो हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। डोमेन के भी बेसिस पता है हमें, कोडोमेन के भी बेसिस पता है हमें। तो टी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन है हमारे पास 0 से x एफ टी डी टी प्लस एफ डैश एक्स। तो सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं 0 से x 1 × dt प्लस 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा x। ऐसे ही टी ऑफ सेकेंड वेक्टर सेकेंड उठाते हैं x के लिए क्या आएगा हमारे पास 0 से x टी डी टी प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बना x² 2 प्लस 1। तो ऐसे ही हम थर्ड वेक्टर के लिए x² के लिए चेक करते हैं, थर्ड एलिमेंट के लिए x² के लिए क्या आएगा 0 से x t² dt प्लस 2x। तो हमारे पास क्या आ गया x³ 3 प्लस 2x। अब हमारे पास जो भी ये जो एलिमेंट्स आते हैं हमें इन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है, जो हमारे पास बेसिस गिवन होते हैं कोडोमेन के। तो अगर हम इसको x को लिखना चाहें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1x x² x³ तो हम कैसे लिखेंगे इसे सिंपली 0 × 1 1 × x प्लस 0 × x² प्लस 0 × x³। ऐसे इसको लिखना चाहो आप तो कैसे लिखोगे 1 × 1 प्लस 0 × x प्लस 1/2 × x² प्लस 0 × x³ और इसको 0 × 1 प्लस 2 × x प्लस 0 × x² प्लस 1/3 × x³। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है इससे उसमें ये जो इसके वेक्टर्स जो हमारे पास ये जो मल्टीपल्स आए हैं इसके जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं इन वैल्यूज़ को हमें कैसे कॉलम्स में लिखना होता है। तो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा 0 1 0 0। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट कॉलम क्या आया 0 1 0 0। ऐसे सेकेंड कॉलम हमारे पास क्या आएगा यहाँ से देखें तो 1 0 1/2 0। क्या आया हमारे पास 1 0 1/2 0। और थर्ड कॉलम क्या बनेगा हमारे पास 0 2 0 1/3। तो हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शंस में से किस लिए बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या होगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 होगा रॉन्ग। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। Thank you everyone.